नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार का मेगा इवेंट आयोजित हुआ। प्रदेश के समस्त 70 विधानसभाओं में आयोजित विकास के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें राज्य सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को साझा किया गया। साथ ही हर विधानसभा विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन भी किए गए। इस मेगा इवेंट के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए बजट की व्यवस्था की। हर विधानसभा के कार्यक्रम पर 12 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी सीएम धामी के गढ़ में SC/ST सम्मेलन करने की फिराक में है और आम आदमी पार्टी भी अपनी नव परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ चलने की कोशिश कर रही है। ऐसा है कि मैं यहाँ से मेरा नाता है, रिश्ता है। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हमेशा खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा करने का, कहीं और जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। 5 सालों में लगातार जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से जो है विकास हुआ है, अभूतपूर्व रूप से योजनाएं आगे बढ़ी हैं। और हमने आज वही संकल्प है हमारा कि हम उत्तराखंड का जो विकास है, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को एक मानते हुए, उस मंत्र को मूर्त रूप देते हुए हम आगे बढ़े। पार्टी बूथ बूथ तक लगभग 11,500 बूथ इस समय उत्तराखंड में हैं और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली संगठन है। हमने अपने पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति कर दी है, हमारी पन्ना टोलियां काम कर रही हैं और हमारा पूरा संगठन सक्रिय है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को आवश्यकता महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास वो कहीं आके खड़ा हो सके। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का तो अभी एक भी ग्राम पंचायत सदस्य तक भी चुना हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का सामर्थ्य ना आम आदमी पार्टी में है, ना कांग्रेस पार्टी में है। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने की लड़ाई लड़ रही है और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो पुरानी सीटें उसकी हैं वही किसी तरह से अगर बचा ले जाए तो उसकी शायद वो लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 60 पार, वो हमारा कोई हवाई नारा नहीं है, क्योंकि हमने 2017 में 46.5% वोट प्राप्त किए थे। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमें 57% वोट प्राप्त हुए और उत्तराखंड की 70 में से 65 सीटों पर हमें बढ़त प्राप्त हुई। उस आधार पर हम नारा दे रहे हैं कि अब की बार 60 पार। लेकिन कांग्रेस के नारे का, कांग्रेस के कार्यक्रमों का और आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस अपने नए कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 21 वर्षों में उत्तराखंड में यही खेल चलता आया है। लेकिन अब जनता इनके खेल को समझ चुकी है कि केवल ये भ्रष्टाचार करने के लिए उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां स्थापित हुई हैं और भ्रष्टाचार की लूट का अड्डा बना करके उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है और जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया है। तो अब आम आदमी पार्टी ही जनता का एक ऐसा विकल्प है जो जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। तो 2022 में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और इनके जो कार्यक्रम हैं इनसे अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के बीच में ये दोनों पार्टियां ही धराशायी होने वाली हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बातें बना ले कि नए इरादे, युवा सरकार, शायद वो ये भूल जाते हैं कि प्रदेश में पिछले 5 सालों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो पुराने 2 मुख्यमंत्री थे उन्हें ये अंता कला के चलते अपने मुख्यमंत्री ही नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी कर ले या आम आदमी पार्टी कितनी भी रैलियां निकाल ले, जनता सब समझती है और जनता सब जानती है। जनता बिल्कुल भी ये नहीं भूल सकती कि पिछले 5 सालों में ये जो पूरा प्रदेश है इसको सिर्फ धरना प्रदेश बना के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया।
हर वर्ग परेशान है, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो। हर 2 किलोमीटर पे आप देखिए, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो युवा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शनरत हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शनरत हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं। अभी पुलिस ग्रेड का मुद्दा है, आपने देखा, चाहे वो हो, और आपने देखा 4 सालों तक जो है पांडा पुरोहित भी अपनी मांगों को लेकर के, अपने हितों को लेकर के संघर्षरत रहे और विपक्षियों के दबाव में आकर के सरकार को अपना जो फैसला है वो वापस लेने का कार्य करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है कि अगर कोई प्रदेश का विकास कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, कोई अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, सामाजिक न्याय की बात कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे विपक्षी कुछ भी कर ले, भाजपा कुछ भी कर ले, जनता अपना मन बना चुकी है। 2022 में परिवर्तन तय है, भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो उत्तराखंड में चुनावी बयार इस समय बह रही है, चौतरफा हर जगह बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही उत्तराखंड में फिलहाल देखने को मिल रही है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुरेंद्र कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, और राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सीमा डोरा जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। अब चुनावी मौसम में लगातार एक के बाद एक कई उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। अभी आपने नया कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया है। 70 विधानसभा क्षेत्रों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया CM धामी ने। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन की परंपरा को आप जो है तोड़ देंगे? सत्ता परिवर्तन कहाँ से दिख रही है आपको? इतने विकास के रहते सत्ता में परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। सत्ता को तो बहुत अच्छे से स्वीकार रखा है जनता ने। तो जनता जानती है कि विकास की कार्य करे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं। हमारे मोदी देश भी फल फूल रहा है, देश को, हमारे हिंदुस्तान को एक नया आयाम मिला है पूरे विश्व में। और साथ ही हमारे उत्तराखंड को भी उत्तराखंड को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया हमारे धामी जी ने, और निरंतर नई नई योजनाएं देते जा रहे हैं। और युवाओं से लेके छोटे नवजात शिशु से लेकर आप बुढ़ापे तक सहारा दे रहे हैं उत्तराखंड सरकार। तो किस तरीके से जनता बदलाव की तरफ जाएगी, सोच ही नहीं सकती। नहीं, हर बार ही हमने ये देखा है ना कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो ऐसे में ये मिथ इस बार टूट जाए, इसके लिए आपकी सरकार जो आप योजनाएं बता रही हैं, क्या आपको सच में लगता है कि जनता तक ये योजनाएं पहुंची हैं और वाकई में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही वापसी करेगी? जी देखिए, पहले होता था तभी हमने इस बात को कहा कि डबल इंजन सरकार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि पहले केंद्र में कोई और स्टेट में कोई और होने से जब केंद्र से जो पैसा भेजा जाता था वो स्टेट में आके 25% भी ले जाता था, और जो इंसान को मिलना होता था उसको हार्डली 10% मिलता था। लेकिन अब जो डबल इंजन की सरकार है तो जो भी केंद्र से आता है डायरेक्ट वो लाभार्थी को मिलता है। तो आज की यही हमारी जो हमने वर्चुअल मीटिंग भी करी थी और लाभार्थियों को इन बात को बुलाया था कि बताइए कि कितने लोगों को वो योजनाओं से लाभ मिलता है। और उनको हमने उनको अवगत कराया, योजनाएं चलाई है जिसको जिन्होंने नई योजनाओं का लाभ लिया लाभ ले सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, बयानों के तीरों से हरीश रावत उत्तराखंड का लक्ष्य भेद लेंगे? सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको सर? अच्छा, नमस्कार। हाँ, अब आई आवाज। सर, मेरा सवाल यह है कि हरीश रावत महज अपने बयानों के तीरों से क्या उत्तराखंड का लक्ष्य भेद पाएंगे? देखिए, हरीश रावत जी के पास अपनी सरकार में लागू की गई कई योजनाओं का काम है, नाम है, वो जनता के सामने है। 18 किस्म की पेंशन जो लागू की थी, हर वर्ग को कम से कम 7 लाख लोगों को हमने पेंशन योजना से जोड़ा है, जिन पेंशन योजना को भाजपा सरकार ने आते ही बंद किया है। हमारे पास ग्रीन बोनस बताने को है, हमारे पास वाटर बोनस है, हमारे पास दूध पर दिए जाने वाला बोनस है, हमारे पास मंडे को दिए जाने वाला बोनस है, और मेरा गांव मेरा पेड़, मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा गांव मेरा धन, ऐसी तमाम योजनाएं हमारे पास हैं।
वो योजनाएं हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। कैसे भाजपा ने उन तमाम योजनाओं को बंद किया और हम सरकार में आपकी आने ये के बाद योजनाएं इतनी तमाम ही वो फलीभूत योजनाओं हुई को होती, सुरेंद्र जी, आपकी ये योजनाएं इतनी ही फलीभूत हुई होती तो आप पिछले चुनावों में हारते क्यों? आपकी तो वापसी हो जाती ना। आपकी इन योजनाओं का फायदा नहीं मिला लोगों का, उसी का तो खामियाजा आपने भुगता पिछले चुनावों में। पल्लवी जी थोड़ा कंजूस लग रही हैं आप, थोड़ा समय दीजिएगा ना, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अच्छा, हमारे पास तमाम योजनाएं बताने को जनता के। भाजपा को तो अपना घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए जो पिछले चुनाव में लागू किया था, जारी किया था। सरकार आते ही लोकायुक्त बनाने की बात थी, महंगाई को कम करने की बात थी, तेल के दाम कम करने की बात थी, 15 लाख लोगों के अकाउंट में देने की बात थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। सच्चाई यह है कि राज्य की विकास की दर कम हुई है। सच्चाई यह है बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। सच्चाई यह है कि डबल इंजन का लाभ इस राज्य को नहीं मिला। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई है। हमने पर कैपिटा इनकम अपने समय में 1,73,000 करोड़ करी थी, वो फिर नीचे आने लगी है। हम पर्यावरण में सबसे नीचे पायदान में हैं। रोजगार के मामले में हम पायदान में हैं। माँ और बच्चे का जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है। ये तमाम चीजें हैं, इन चीजों को लेकर जाएंगे। महंगाई से पीड़ित हमारी आम आदमी है। ये तमाम चीजें लेकर चुनाव में जा रहे हैं। आप इसे बयान को क्यों देख रहे हैं? हमारे पास तो बताने को बहुत कुछ है। भाजपा के पास क्या है? उनके पास तो कीर्तिमान है। 3 माह में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, विकास को चौपट किया है, महंगाई सर पर लाद दी। तमाम चीजें हैं जो जनता के सामने है। ठीक है। राजू मौर्य जी, आपका रुख करना चाहेंगे। भ्रष्टाचार के मसले पर आप लगातार बात करते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस दिल्ली मॉडल को लेकर आप इस समय जगह जगह घूम रहे हैं, वहां दिल्ली में आपने कितने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए, कितनी एफआईआर दर्ज की? क्योंकि आपने वादा तो यही किया था ना कि शीला दीक्षित के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हम उनको उजागर करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अभी तक के कार्यकाल में कितने मामले उजागर किए आप लोगों ने? चलिए, ये विषय दूसरी बार आपके चैनल पे आया और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी आज बोली थी कि दिल्ली सरकार के हाथ में ना तो दिल्ली पुलिस है, पहले हमारे पास विजिलेंस भी हुआ करता था और इंटेलिजेंस भी हुआ करता था स्टेट का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन लिया डर के मारे। अगर हमारे पास में पुलिस होती तो मैं आपको आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, पता नहीं कितने कांग्रेस के और भाजपा के नेता जेल में होते। विषय अगर आज उत्तराखंड के बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है, उनके प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई जनता को उनके काम पे भरोसा है और उनके काम पर वो डबल इंजन की सरकार के दम पर दोबारा सरकार में आएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनको खुद ही अपने मुख्यमंत्रियों के काम पे भरोसा नहीं है। अगर इनको भरोसा होता तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाते? चलिए, फिर तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाते? आप खुद तो अपने नेताओं में भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको खुद अपनी सरकार के कामों में भरोसा नहीं है। आपके धामी जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों को पलटने में लगे हुए हैं। मतलब आपको नेता में भरोसा नहीं है अपने, आपको अपने कार्यकाल के में जो विकास कार्य आप कह रहे हैं कि हमने विकास कार्य किए उत्तराखंड में, आपको तो भरोसा नहीं है। जनता भरोसा करेगी उस पर? क्या मजाक कर रहे हैं आप बताइए कि कारण क्या था त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने का? पहला सवाल, जो उन्होंने काम किए क्या वो विकास कार्य थे या नहीं थे? अगर वो विकास कार्य थे तो उनको पलटने का काम धामी सरकार क्यों कर रही है? आपने 3 मुख्यमंत्री इतनी कम समय में क्यों बदले? उन पर जो खर्चा होता है, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर तमाम खर्चे होते हैं, उनको स्क्वाड मिलते हैं, उनको तमाम सुविधाएं मिलती हैं। जो पैसा जनता की जेब से जा रहा है, बेरोजगार बैठे हुए धरना दे रहे हैं और आप अपने नेताओं को मुख्यमंत्री पद पर नौकरियां देने में लगे हुए हो। आप पहले जवाब तो दो। आपने इस राज्य को लूट दिया है। आप केवल अपने नेताओं को रोजगार दे सकते हैं, इस उत्तराखंड का कोई भला नहीं कर सकते। सीमा डोरा जी, बेरोजगारी को लेकर कुछ आंकड़े हैं आपके पास? नहीं, हंसी तो मुझे इनके ऊपर आती है कि इनको समझ में नहीं आता कि कितना विकास क्या, इसका मतलब इनको नॉलेज ही नहीं है कि विकास कहते किसको है।
विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही हुआ है विकास। आज सड़कों की बातें ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ऑल वेदर रोड से लेके आज 4 धाम यात्राओं में जाना कितना आसान हो गया था। वृद्ध जाया करते थे 4 धाम यात्रा पे, आज मैडम विकास हुआ तो आपने मुख्यमंत्री क्यों बदले? आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप मुझे बोलने देंगे? मैं बिल्कुल नहीं बोली, आप इतना क्रिटिसाइज करते रहे, मैं चुप रही क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप बोले। मैं देखना चाहती हूँ कि आप क्या क्या बोल सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमने विकास नहीं किया, आप अपनी बात बताइए। आप दिल्ली में आपने पिंक बार लगा दिए महिलाओं के लिए, महिलाओं को आप शराब पिलाएंगे। आप 25 साल से डिबेट पे आना चाहती है, बताइए। बात करेंगे, आप एक दिल की शराब पे डिबेट में एक करके बात खोखला करेंगे। कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने बच्चों को मरवा दिया। आप कहते हो कि आप विकास कर रहे हो, आप कौन सा विकास कर रहे हो? जब कोरोना आ गया तो आपने जो हमारे प्रवासी थे, जो जितने लोग वहां दिल्ली में रहते थे, सबको आपने वोट में तो इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद आपने भूखा प्यासा उनको भगा दिया। अगर गुरुद्वारा ना होते भूख से मर जाते, और वहां पे जो थे बॉर्डर्स में पड़े रहते, आपने सबको भगा दिया। आपने क्या करा? अभी हाय हल्ला तौबा बचाने लगे, इतना पैसा चाहिए हमको, इतना पैसा चाहिए। आप फालतू की फ्री की बिजली तो बांटते हो, लेकिन पैसा जो जनहित के लिए पैसा दिया जाता है वो फ्री में बांट देते हो, और फिर उसके बाद हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं। बाकी स्टेट्स कैसे करते हैं? आप हमेशा बने रहते हैं। आप ये बात देखिए ना, आपने विकास कौन सा किया? आप किस विकास की भाषा कर रहे हो? आपकी परिभाषा क्या है विकास की? जो आपको भारतीय जनता पार्टी का विकास नजर नहीं आता, या आपको चारों तरफ सड़कें नजर नहीं आती, आपको इतने हॉस्पिटल्स नजर नहीं आते, आपको आयुष्मान नहीं नजर आता, 5-5 लाख का जो लोगों को दे दिया, आपको कुछ नजर नहीं, आपको सब नजर आता है। तो अपना वो 4 स्कूल ठीक कर दिए, वो हमने विकास कर दिया। ये विकास की परिभाषा है आपके लिए। रोजगार को लेकर कुछ आंकड़ा है सीमा डोरा जी आपके पास? उन्होंने बेरोजगारी को लेकर सवाल किया था। 3.1 इस समय बेरोजगार की दर है मैडम, और हमने 22 लाख लोगों को रोजगार देने का बात कही, और वो हम पूरा करेंगे, देंगे। अभी 5 साल में कितने रोजगार आप लोगों ने पैदा किए, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने उद्योग लगाए गए, कितने लोगों को रोजगार मिला? देंगे तो सर। होम स्टे जैसे जहां पर देखिए, भविष्य के गर्त में छिपा है, भविष्य के गर्त में छिपा है सीमा डोरा जी। ये किसने लिखकर दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी? ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है ना। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो उन्हें बताएंगे तो सही, उन युवाओं को बताएंगे तो सही। छात्रों को टैबलेट देने का काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन स्कूल से निकलकर, कॉलेज से निकलकर उनको क्या मिला, इसका क्या हिसाब किताब? जी स्कूल से आप जब आज से कुछ साल पहले पीछे चले जाइए तो वहां तब जो थे बच्चे पढ़ के हायर एजुकेशन के लिए उनको के आगे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि एजुकेशन लोन मिल जाए। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एजुकेशन लोन लेना इतना आसान हो गया है कि हर सेकंड बच्चा जो या तो इंजीनियर बन जाता है या वो MBA कर लेता है। तो जब इतने सारे बच्चे हमारे इतने हाई क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे तो इतनी नौकरियां तो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन रोजगार का विकास हुआ, रोजगार से जुड़िए, आप अपना रोजगार चलाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी को नौकरी दी जाए। आप नौकरी देने वाले बनिए, आप इतना ज्यादा आगे बढ़ जाइए कि आप 10 लोगों को नौकरी दीजिए। एक बच्चा अगर 10 को नौकरी देंगे तो हमारा जो आगे बढ़ जाएगा। जिसमें हमने काम किया, हमने रोजगार योजना के तहत 50% सब्सिडी देने का बच्चों को कहा, तो बच्चों ने बहुत सरल काम मेरे पास रिजॉर्ट्स खोले, बच्चों ने बेकरीज खोली, बताया हमको आगे कि हमने किस तरीके से ग्रुप में बच्चों ने ये सब शुरू करा काम। तो उत्तराखंड तरक्की कर रहा है। आज उत्तराखंड में जो इंटीरियर में लोग रहते थे, आज वो भी बहुत जागरूक है, डिजिटल हो चुके हैं, हर घर में मोबाइल है, हर घर में सुविधाएं हो रही है। तो देखिए बहुत पिछड़ा था हमारा उत्तराखंड, धीरे पूरा आगे बढ़ेगा। हमको ये कहते हैं कि 2022 तक हमने हर घर पे पहुंचा देना, और हमने इतना कर दिया, और आगे भी हमारी पूरी है कि हर जिले में एक हॉस्पिटल हो, मैं गवर्नमेंट आपसे थोड़ा हॉस्पिटल हो। आंकड़ों पर बात करूंगी। नीति आयोग की अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें पर्वतीय जो राज्य हैं उनमें उत्तराखंड फिसलकर 3रे नंबर पर आ गया है। इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, उस समय भी मेरा सवाल अधूरा रह गया था, आपने ये कह दिया कि मैं कंजूस हूँ, समय नहीं दे रही हूँ। अब मैं पूरा समय दूंगी, लेकिन मुझे जवाब इस बात पर दीजिए, आपने जो तमाम योजनाओं के नाम गिनाए, इन योजनाओं के बलबूते आपने दोबारा सत्ता हासिल क्यों नहीं की? आप इतनी कम सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में क्यों सिमट गए, जो अब आपको लग रहा है कि आपकी पिछली योजनाओं से इस बार आपको सत्ता मिल जाएगी? जनता ने निर्णय लिया और हमने वो स्वीकार किया, और निरंतर एक जागरूक विपक्ष के रूप में, एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमने अपनी भूमिका
का निर्माण किया है। और लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का अपना महत्व होता है, दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, विपक्ष में बैठे और निरंतर जागरूक रहकर हम सरकार ने जहां जहां गलतियां करी है वहां वहां हमने सरकार के ऊपर उंगली उठाई है, उसको घेरा है। ये हमारी जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता ने तय की है। और निश्चित रूप से जब विपक्ष में बैठकर हमने अपना निर्वहन किया है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी जो जो उन्होंने कहा है उसको लागू करते, अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा करते। जो जुमलेबाजी केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने की थी, उन जुमलेबाजी की जो हवा निकली है वो भी सबने देखा है। डबल इंजन यहाँ आकर तो फेल हो गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने भी माना था कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की उपेक्षा कर रही है। ये केंद्र सरकार के ऊपर निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने भी टिप्पणी की थी। और अब तो देख रहे हैं कि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री सत्ता में है, वहां पर भी उच्च न्यायालय ने जो खनन नीति थी उस पर रोक लगाई है और कोटद्वार में बैठे हुए एक जिम्मेदार भाजपा के नेता को अवैध खनन में लिप्त पाया है। ये मात्र हमारे आरोप नहीं है, ये विभिन्न न्यायालयों की टिप्पणी है। और इन टिप्पणियों के आधार पे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितना धोखा जनता के साथ किया गया है। विकास चौपट हुआ है, बेरोजगारों की फौज बढ़ी है, कर्मचारियों में, तमाम संगठनों में असंतोष है, जनता के ऊपर महंगाई लाद दी है। ये तमाम चीजें हैं। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है। भाजपा के नेता कितने ही सपने देख रहे हैं, पर अब उसकी हवा जो है बिगड़ गई है। हम तमाम अपने पुराने कार्यक्रमों को लेकर, पुरानी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में निरंतर जा रहे हैं। और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमें जनता के निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है। जो हम अपने कार्यक्रमों में देख रहे हैं, जैसे जनता का सैलाब हमारे विभिन्न जनसभाओं में आ रहा है, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से 2022 में सरकार में बैठकर अपनी तमाम योजनाओं को, अपनी नीति कार्यक्रमों को लागू करेंगे। खनन प्रिय है पुष्कर सिंह धामी। एक स्टिंग 2015 में हरीश रावत का भी जारी हुआ था सर, तो उन्हें शराब प्रिय बोला जाए। शराब ठेके में अनियमितता के आरोप लगे थे ना उन पर, दाग धुल गए हैं क्या? क्या होता है, हमने तो कहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से तमाम आरोपों की जांच की जाए, उसमें चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हो, हमारे मुख्यमंत्री रहे हो। और एक ऐसा मुख्यमंत्री तो अब भाजपा के में है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 लीटर पेट्रोल पीने वाले स्कूटर का सवार बताया था, जिसको विधानसभा के अंदर भाजपा के तमाम नेताओं ने भ्रष्टाचार का सरदार कहा था, आपदा का हत्यारा कहा था। पॉली हाउस के घोटाले के लिए जिस मंत्री को चिन्हित किया गया था वो भी भाजपा में है। तमाम जो ऐसे रत्न हैं वो तो भाजपा के महिमा मंडल में है। भाजपा नेताओं के जो हैं वो गले का हार बने बैठे हैं तमाम भ्रष्टाचारी लोग। आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, थोड़ा उस तरफ देखिए। हम तो विपक्ष में बैठे हुए निरीह लोग हैं, भाजपा में तो सर्वशक्तिमान लोग बैठे हैं जो सर्वशक्तिमान को भी बहुत नजदीक से जानते हैं। उस हार से 2 मोती तोड़कर तो आप ले गए सर, अब वो मोती भी उम्मीद कर रहा है कि एक नया हार बन जाए तो हम भी लटक ले किसी के गले में। बताइए राजू मौर्य जी। देखिए, मेरी बड़ी बहन पल्लवी जी, ये जो प्रवक्ता है भाजपा की बड़ी बहन, मुझे बड़ी हंसी आई कि मैंने सवाल पूछा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में विकास किया है तो उन्हें मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बड़ा सीधा सा सवाल है। तो जनता ना ज्यादा गोल गोल बातें समझती नहीं है, हम सीधी बात करते हैं और जो जनता के बीच हम जा रहे हैं वो सीधी बातों को लेके जा रहे हैं। हमारा सीधा कहना यह है कि अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई हैं, सीनियर प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत काम किए थे, तीर्थ योजना, ये योजना, और सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में बैठे हुए हैं। कांग्रेस बड़ी पाक साफ है, आप कांग्रेस को वोट कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी एनएच घोटाले को लेकर के धरने पर बैठ गए थे। आज जिस पर ये बार बार कहते रहे कि भाई ये एनएच घोटाला हुआ, उसकी आंच आई हुई है यशपाल आर्य के ऊपर। अब यशपाल आर्य जी कांग्रेस में है, तो अब एनएच घोटाले की बात नहीं कर रहे। अब एनएच घोटाले की बातें कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि यशपाल आर्य उनके यहाँ आ गए। भाई भाजपा, जब सरकार भाजपा की होती है तो मंत्री कांग्रेस के होते हैं।
जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो मंत्री भाजपा के होते थे। अब ये हम तो देखिए सीधी सीधी बात करने वाले लोग हैं। मेरी बड़ी बहन अभी बोल रही थी कि दिल्ली में इन्होंने पिंक बार, हालांकि इस विषय पर मेरी बहन से बहुत ही विस्तार से चर्चा और हमारी डिबेट हो चुकी है, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पहाड़ों पर अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाने में नाकामयाब रही। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल मुख्यमंत्री रहे। आपके चैनल की अपने पत्रकार को भेजिएगा, शेरगढ़ में, भनियावाला में सरकारी स्कूल देख के आएंगे, वहां पर लिंटर गिरा हुआ, सरिये निकल रहे हैं, बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं। कल बारिश रही, परसों बारिश रही, अब बच्चे कहाँ बैठ के पढ़े होंगे? ये आप जाइए, वहां विद्यालय के बच्चे बताएंगे और स्कूल के टीचर बताएंगे। प्रिंसिपल ने खुद मीडिया के आगे बयान दिया कि हमने इतने बार देख दिया, कई साल हो चुके हैं, हम बार लिख के दे रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तब भी दिया कि भैया लिंटर गिर रहा है, एक बच्चे के सर पे गिर गया था और उसका सर फूट गया था, खून निकल गया उसकी, और ये बात कर रहे हैं हमने अच्छे स्कूल बनाए। आज भी कंधे पे ढो के लाना पड़ता है प्रसव वाली महिलाओं को। मैं तो कहता हूं, देखो हमें शर्म आनी चाहिए। जो उत्तराखंड राज्य के प्रतिनिधित्व की बात करने वाले जितने लोग हैं, जो कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, हम सबको शर्म आनी चाहिए कि आज भी उत्तराखंड राज्य की स्थिति ऐसी है। मैं आपको सीधा ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कि हम सबको आनी चाहिए, और मुझे आती है, मुझे शर्म आती है इस बात पर, लेकिन मैं हिम्मत रखता हूं कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा हम सबसे पहले इसको ठीक करेंगे। अवसर आपको मिला, आपके पास आज भी अवसर है, आप आज भी कर लीजिए, अब भी 1 महीना है आपके पास, और कांग्रेस को भी 10 साल मिले और 11.5 साल भारतीय जनता पार्टी। चलिए, लेकिन स्कूलों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप मौर्य जी, मुझे ये बताइए कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आती है तो आप पुराने ही स्कूलों को रिनोवेट कराते रहेंगे, या फिर आपका ये भी कुछ है कि हम नए स्कूल बनाने हैं? क्योंकि दिल्ली में जो वादा किया गया था वो लगभग उतने में तो आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप पुराने स्कूलों की दिशा और दशा सुधार दिया आपने। पहले पैसे को उस दिशा में खर्च करने से अच्छा है, सबसे पहले जो हमारे पास स्कूल हैं उनको हाईटेक किया जाए, वहां पे टीचर्स को ट्रेंड किया जाए, जैसे हमने दिल्ली में किया। हमने टीचर चेंज नहीं किए, आज टीचर वही हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स वही हैं। देखिए, जब हम अपने स्कूलों की स्थिति को सुधारेंगे ना, हमारे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अगर अच्छे अस्पताल, मैं मोहल्ला क्लिनिक हमारे उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगा। हम तो कहते हैं, आप नाम कुछ भी रख लीजिए, आपको करना चाहिए था। अगर गांव में अच्छे अस्पताल होंगे तो पलायन भी रुकेगा, साथ में जो जितनी, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, बड़े स्तर पे जो नवजात बच्चों की मौत हो जाती है इलाज ना मिल पाने के कारण, आज ही दैनिक जागरण में पढ़ रहा था। तो आप सोचिए ना, ये लोग बस बातों के शेर हैं, खूब दावे कर रहे हैं हमने बहुत विकास किया, और रोज अखबारों में, रोज न्यूज चैनल्स में इनके विकास की पोल खुलती है। जब डिलीवरी के दौरान या तो माँ मर जाती है या बच्चा मर जाता है, एक छोटी छोटी चीजों की वजह से जान जाती है। और स्कूलों की जितनी बदहाली उत्तराखंड के अंदर है, शायद ही किसी राज्य के अंदर हो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, खंडर हो रहे हैं उत्तराखंड के स्कूल। अरे सुधार लो भैया, हमारे बच्चे हमारी धरोहर है, इस देश की धरोहर है, वो हमारे देश को आगे ले जाएंगे। प्लीज प्लीज सिस्टम को ठीक कर लीजिए। सीमा डोरा जी, बताइए। जी, अभी हम पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ जो 600 स्कूल जो है वो डिजिटल किए जा रहे हैं, 500 ऑलरेडी कर दिए, ठीक है, और स्कूलों की दशा भी सुधारी जा रही है। देखिए, पहले पूरे 2 साल से ज्यादा कोरोना में निकल गया पूरा, और उस समय हमने ये तो देख लीजिए कि लोगों को बचाने में हम लगे पड़े थे। स्कूल तो बंद पड़े थे, लेकिन हमने ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस स्टार्ट कराई बच्चों की, जो इम्पॉसिबल थी। ऐसे काल में एक दिन भी क्लासेस मिस नहीं हुई बच्चों की, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, कम से कम डिजिटल तो करा दिया। उसके बाद अब सीधे आते हैं स्कूल को किसी तरीके से हम लोग डिजिटल करें और साथ में स्मार्ट क्लासेस लगवाएं, वो भी हमने काम शुरू कर दिया उसके ऊपर। लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि कोरोना जैसी महामारी से आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बचाया। आज पूरी 100% फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गई, और जब हमारा सर्वे हुआ तो 91% दोनों डोजेस लग चुके हैं लोगों को। जब ये ओमिक्रॉन आ रहा है तो इसमें जो दोनों डोजेस लगी हुई वो कम से कम सेफ तो है। तो आप इसमें भी तो धन्यवाद कर लीजिए। कहीं पर आप कहते हैं जब बहुत सारे काम करे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। जब इतने काम कर दिए तो ये काम भी जो छोटा थोड़ा बहुत बचा वो भी हो जाएगा।
ये भी हम पूरी तरीके से आश्वासित करते हैं लोगों को कि अब नेक्स्ट जो हमारा है वो पूरा का पूरा स्कूलों की तरफ ही हमने ध्यान देना है। उनकी जो आप कहते थे कि मुंह मांगी फीस लेते हैं, उस पे भी हमने नाकाम लगाने की बात कर दी कि भाई हम लोग उसको भी ठीक करेंगे। और जितना भी उत्तराखंड के बारे में हम कर सकते थे, सड़कों का देख लीजिए, चार धाम देख लीजिए, और महंगाई पे ही है सपोज, कितना महंगाई तो होनी थी जब कोरोना इतना हो गया, लेकिन उसके बावजूद अब सब कुछ कंट्रोल में है और सब कुछ आगे चल के बहुत ही सेटल हो जाएगा। आपको पता है सीमा डोरा जी, ये पलायन आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि उत्तराखंड में भी अभी भी पलायन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अब ये चर्चा को एक नई दिशा में ले जाना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या रही है। इसको लेकर अभी किसने क्या बात की, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो धामी जी हो, या फिर कर्नल अजय कोठियाल हो, पलायन रोकने के लिए कोई सॉलिड आप लोगों ने यहाँ पर योजना बनाई है, प्लान तैयार किया है? आपने एक योजना तैयार भी की थी मुख्यमंत्री पलायन करके कुछ, लेकिन उस योजना का भी कोई असर तो नजर आया नहीं खास। जी, पलायन रोकने के लिए ही तो हमने स्वरोजगार योजना बनाई थी कि पलायन को रोका जाए, और काफी हद तक पलायन रुका है। कोरोना काल में जितने बच्चे बाहर जो सेटल थे, जो बिजनेस करते थे वहां पर, उन्होंने आके उत्तराखंड में बिजनेस किया, लेकिन अफकोर्स जो अच्छी जॉब में थे वो वापस गए हैं। तो इस चीज को ये मत सोचिए कि पलायन वापस से शुरू हो गया। पलायन वही लोग गए हैं जो 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 जॉब्स करते थे, लेकिन जिन्होंने बिजनेस करे उन्होंने यहाँ पर भी आके बिजनेस करे हैं। उन्होंने रिजॉर्ट्स खोले। मैं आपको बता भी सकती हूँ किन किन लोगों ने यहाँ पर रिजॉर्ट्स खोले, किन्होंने बेकरीज खोली, किन्होंने शॉप्स खोली। बहुत सारे रोजगार यहाँ पर हुए हैं। इनके अपने आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जी के जो एरिया है वहां पर पूरा का पूरा पलायन था, खाली पड़ा हुआ था। मैंने खुद सर्वे किया था उसके ऊपर। लेकिन अब वहां पर भी लोग आने शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है, लोग समझने लगे हैं कि उत्तराखंड जो बहुत ही खूबसूरत है, अपने उत्तराखंड को भी प्रमोट किया जा सकता है खेती बाड़ी करके भी। ऑर्गेनिक खेती को देखिए, ऑर्गेनिक खेती कितनी बढ़ गई। पहले कोई जानता नहीं था उत्तराखंड में क्या क्या चीजें उगती है। आज हमको इस पे अवार्ड मिल गया है। और कितनी अच्छी ऑर्गेनिक खेती पे हम लोग, चाहे वो इसके ऊपर लेमन ग्रास के ऊपर हो, चाहे ओलिवेरा के ऊपर हो, कितनी सारी चीजें ऐसे हैं यहाँ पर। हमारी दालें, हमारे राइस, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसपे लोग इतना ज्यादा इसकी डिमांड है, तो उस पे भी तो हम काम कर रहे हैं और उस पे बच्चे भी कर सकते हैं। लेमन ग्रास जैसी, मतलब बिल्कुल लेमन ग्रास कुछ भी नहीं होता, कहीं पर भी लगा तो झाड़ उगाता है, उसकी कमाई है। एलोवेरा इतनी कमाई है जो हमारे उत्तराखंड में ही उगता है। बताइए राजू मौर्य जी, फिर मैं रुक करूंगी सुरेंद्र जी का। हाँ, सुरेंद्र जी इंतजार कर। 2 साल चले गए कोरोना में, मैं ही मानता हूँ उस चीज को। कोरोना को कंट्रोल करने में सभी सरकारों ने योगदान दिया, लेकिन पहली चीज तो ये कि आप भूल रही है कि आपकी सरकार जो है ना 11.5 साल पार कर चुकी है। तो 11.5 साल पार कर चुकी सरकार आपकी, और आप कह रहे हैं कि ठीक है अब हम करना शुरू कर रहे हैं, या हम इस पर प्रयास कर रहे हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी आप कोरोना का रोना रो रहे हैं। ये देखिए कि कोरोना के अंदर आप जो आपने कहा कि दिल्ली से लोग चल के आ गए, ठीक है, हर आदमी अपने घर की तरफ चल रहा था। देखिए, आप थोड़ा सा रुकिए, शांतिपूर्वक मैंने आपकी बात सुनी। लोग पलायन करके वापस पहाड़ों पर आए। अगर भाजपा सरकार की पॉलिसी अच्छी थी तो उनको वहां पर पहाड़ों पर क्यों नहीं रोक पाई? आप बात तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेमन ग्रास बहुत अच्छी होती है, दालें बहुत अच्छी होती है, सब चीजें बहुत अच्छी है। हम तो खुद कह रहे हैं हमारे पहाड़ की सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसका सदुपयोग भाजपा और कांग्रेस की सरकारें, जिनको 11-11.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक बच्चा किशोर बन जाता है, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन आप लोग उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। दालें पहले ज्यादा पैदा होती रही होंगी, आज जिस तरह पलायन हो गया है, जो चीजें वहां पे उत्पादन होता था पहाड़ों पर, वो कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं पल्लवी जी, पौड़ी में मतलब अपने संसाधनों से कई लोग सेब की खेती कर रहे हैं, और वो सेब हिमाचल के सेब को फेल कर रहा है। लेकिन आज भी पता है आपको, हिमाचल का टैग लग के बिक रहा है वो सेब। अपनी पहचान, यानी 21 सालों में अपने राज्य के जो चाहे सेब है, उस सेब को पहचान नहीं दिला पाए उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड के सेब के नाम से सेब बिक सके। ये बात कर रहे हैं कि हम करेंगे। भाई आपको मौका मिला, अब मौका हम मांग रहे हैं। आप कहिए, स्वीकार कीजिए कि आप विकास जो करना होना चाहिए था उत्तराखंड का,
जिस स्तर पे आपको ले जाना चाहिए था आप लोग नहीं ले आ पाए। जनता के बीच जाइए, माफी मांगिए उनसे, कहिए हाँ हम आपके लिए अच्छे स्कूल नहीं बना पाए, आपके लिए अच्छे अस्पताल नहीं बना पाए, हम आपको पहाड़ों पर रोजगार नहीं दे पाए, हमें एक मौका दीजिए, हम करेंगे। आप मौका मांगिए, लेकिन विफलता यही बताइए कि हाँ हम विफल रहे हैं, और आपको जनता के बीच जाकर बात करनी चाहिए। सुरेंद्र कुमार जी, तो आप अपनी विफलताओं को मानेंगे कि आपके कार्यकाल में कुछ ना कुछ कमियां और खामियां रही हैं और उत्तराखंड का अभी भी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया? हमें काहे को विफलताओं के लिए दोषी मानते हैं? इस समय जो सरकार 5 वर्ष पूरे कर चुकी है उस पर टिप्पणी करने का समय है कि जनता की अदालत में जाने से पहले उसकी योजनाओं का, उसकी सफलताओं की गिनती की जाए। मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते और एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और एक बात और है, पलायन की आपने बात की। 2002 में 1000 के आसपास गांव, भूता गांव थे जो मानव शून्य थे। वो तो पिछले 5 वर्ष में 1700 कुछ गांव हो गए। पलायन कहाँ रोक पाए? अगर 1700 गांव अब शून्य हो गए, मानव शून्य जो हैं, तो वो तो भयावह स्थिति है। आपने पलायन आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। पलायन आयोग बनाया जाना ही सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अरे अगर जनप्रतिनिधियों को नहीं पता कि दूरस्थ क्षेत्रों से क्यों गांव के लोग, क्यों जनता पलायन कर रही है, तो इसका मतलब आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है। एक बात और, भाजपा के 3 मुख्यमंत्री जो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को बार बार दे के आए हैं, हर बार मुख्यमंत्री बनते ही जितनी मांगे अपने ज्ञापन में उन्होंने रखी है, मांग पत्र में, वो तीसरा मुख्यमंत्री जो 3 माह में बदला है वो भी उसी को दोहरा रहा है। मैं बताना चाहूंगा, सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए धन की मांग त्रिवेंद्र रावत जी ने करी थी। तीरथ सिंह रावत जी 1 माह के लिए आए, उन्होंने की थी। और जो तीसरे मुख्यमंत्री 3 माह में आए वो भी वही मांग कर रहे हैं। तो डबल इंजन जो है वो हमारे काम तो आया नहीं है, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। देखिए ना, सारा जुमलेबाजी के साथ भाजपा ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए और उनकी विफलताओं का जो है वो हिसाब आज करने का समय आया है, जब जनता की अदालत में वोट मांगने हम सब लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। विपक्ष का काम तो सिर्फ सत्ता को जगाए रखना है, उनको उनके गलत कामों पर उंगली उठाना है। वो हमने बेशक पूरी ईमानदारी के साथ हमने उसका निर्वहन किया है। आपसे जनता सवाल पूछे या ना पूछे, सुरेंद्र जी, आपसे जनता सवाल पूछे या ना पूछे, क्योंकि आप भी रह चुके हैं पहले सत्ता में और बड़ी बहुमत के साथ आपने भी सरकार बनाई है। लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो कब पूछे जाएंगे? नहीं, आप बड़े आराम से सहज कह गए ना कि सिर्फ सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के जवाब देने की। मैं एक आंकड़ा और रखना चाहूंगी सर। देखिए, जब से उत्तराखंड बना, मैं बस अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ सर, आप फिर मुझे जवाब देते रहिएगा। जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक, मैं आपको ये आंकड़ा दे रही हूँ, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक लगभग 60% लोग वहां से पलायन कर गए हैं। 60% के अप्रोक्स अगर हम लगाएं तो 35 से 36 लाख लोग ऐसे रहे जो उत्तराखंड छोड़कर चले गए। अब इस बीच में तो आपकी भी सरकार रही ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये चिंताजनक स्थिति है, ये चिंताजनक स्थिति है। इस पर हम सबको मनन करना चाहिए, इसका हल भी ढूंढना चाहिए। सर, आप पर आई तो बस 1-2 लाइनें बोलकर आपने छोड़ दिया कि ये तो चिंताजनक स्थिति है, इस पर मनन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। अब जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती। हम क्यों नहीं जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है कि इस चीज को जनता के बीच में डिबेट पर लाए हैं। और हम लोग जो राजनीतिक अपरेटस से जुड़े हुए लोग हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को हम ठीक करें। और हम वादा करते हैं कि हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में तमाम मुद्दे रखे हैं, उनका पालन करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे सरकार में आने के बाद। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पे की रसोई पे पड़ने वाला भार हो, चाहे बिजली का संकट हो, बेरोजगारी का संकट हो, खेती किसानी का संकट हो, सबका हल हम ढूंढेंगे। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में तमाम चीजें शामिल करने जा रहे हैं और अपने नीति कार्यक्रमों के आधार पर जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। और हमें जनता की निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। सीमा डोरा जी, आपके गले की फांस बन गया है ये 3 मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल में? मैडम देखिए, 3 मुख्यमंत्री वही तो दे सकता है जिसके पास कार्यकर्ता होगा। ऐसे ऐसे मंत्री हमारे पास के, हम 3 मुख्यमंत्री बना दिया, हमने विकास नहीं रोका। ठीक है, अगर हमें लगा कि मुख्यमंत्री जो
त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी जो योजनाएं दी वो कहीं नहीं टूटी है, वो सब चल रही है योजनाएं। ये घसियारी योजना भी उन्हीं की थी, स्वरोजगार योजना भी उन्हीं की थी, होम स्टे भी उन्हीं की थी। ऐसा नहीं कि हमने उनकी योजनाओं को रोका, उन्होंने भी निरंतर काम किया। और उसके बाद जो तीरथ सिंह जी आए, उनकी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमने उनको हटाना पड़ा। लेकिन उनके भी कोई काम में कमी नहीं थी उनके, लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी जाए वो भी निरंतर काम कर रहे, तो विकास हुए तो कोई रोड़ा नहीं अटका गया। आप ये सोचिए, आप कांग्रेस की बातें करते हैं, आप इनसे पूछिए, ये मुख्यमंत्री तो इनके पास एक भी ना है, इनके पास तो नेतृत्व भी नहीं है। ये किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? एक वो नेतृत्व जो ननिहाल में बैठा रहता है, और दूसरा नेतृत्व जिसके पास अपने संस्कार ही नहीं है, वो भारतीय नहीं है, उसको पता ही नहीं हमारे भारत के संस्कार क्या होते हैं, हमारे हिंदुस्तान के संस्कार क्या होते हैं, क्या मर्यादाएं हैं हमारी, किस संस्कार बच्चों को जोड़ेंगे, जिसके नेतृत्व ये नहीं पता वो क्या देश चलाएगा, वो क्या हिंदुस्तान चलाएगा। तो इनके पास क्या है? इनका एक मुख्यमंत्री जो था तो वो कहता था लूट लो, मैं आंख बंद करके पड़ा रहूंगा। आपके पास मुख्यमंत्री है क्या? आप उस मुख्यमंत्री के दम पे लड़ने की बातें कर रहे थे जो लूटने को तैयार था पूरे देश को, पूरे उत्तराखंड को खा लिया उसने लूट के। बचा क्या था? उत्तराखंड तो खोखला करके हमें दिया था। आज हमने फिर भी उत्तराखंड में उतनी बड़ी खाई को पाटा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये भी है कि आज कुछ समय बाद उत्तराखंड बेस्ट होगा स्टेट में से। नहीं, आप एक बात अभी कह रही थी, कुछ सोनिया गांधी के लिए। सर आपने भी कुछ ना करा दिल्ली में, सिवाय स्कूलों का करके कुछ नहीं करा। अभी अरविंद केजरीवाल जी आए, कोरोना देख के चले गए सबको, और वहां पे जाके आइसोलेट हो गए। जब उनको पता था कि कोरोना उनको है तो वो क्यों आए यहाँ पर, क्यों स्प्रेड करने आए उत्तराखंड में कोरोना, और पूरे उत्तराखंड में कोरोना स्प्रेड करके उसके बाद जाके वो आइसोलेट हो गए। उनके ऊपर तो केस हो जाना चाहिए था, तो करवाया क्यों नहीं? किसने रोका था? आप ही चली जाती केस करवाने के लिए, किसी ने रोक दिया था आपको? नहीं तो किस तरह से आइसोलेट हो गए? उनको पता लग गया, उनको पता था पहले ही, वो आए जानबूझ के आए यहाँ पे उत्तराखंड वासियों को कोरोना देने के लिए। जी बिल्कुल आए, और उनके पास है क्या? फ्री में ये दे देंगे, फ्री में ये वो दे देंगे, कुछ भी फ्री में नहीं दिया जाता, जनता की जेब से ही जाता है। इससे अच्छा जनता को इस काबिल बनाओ कि वो कमाए, जनता को इस काबिल बनाइए कि वो अपने हर जरूरत को पूरा कर सके, सक्षम बनाइए उनको, बैसाखियां मत पकड़ाइए फ्री की। चलिए सही बात है, भले ही पकौड़े बेचने पड़े उन्हें, पकौड़े तलने पड़े, लेकिन उन्हें सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। राजू मौर्य जी, देखिए इन्होंने 3 बातें बोली और मुझे बड़ी हंसी आ रही। पहली बात मेरी बड़ी बहन ने बोली कि देखो जी हमारे पास बहुत मेहनती और कार्यकर्ता हैं, तभी हम 3 मुख्यमंत्री दे रहे। तो आपके पास तो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, अब क्या हर एक को एक दिन का मुख्यमंत्री बना देंगे आप उत्तराखंड में? तो ये बात तो बड़ी हास्यास्पद है कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं इसलिए हमने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। तो 3 बना दिए, भी 30 और 30 से 300 बना दें। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पता था कोरोना था, क्यों आ गए, कोरोना फैलाने आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए वो एक रूटीन टेस्ट होते हैं और रूटीन टेस्ट में उस दिन के टेस्ट में आ गया, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप कह रहे थे उस दिन आपके प्रवक्ता, अरे बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे आप टेस्ट करके रोक लेते ना, ये जिम्मेदारी आपकी है, उत्तराखंड की, आपकी सरकार है, आप रोकते। किसने मना किया था आपको टेस्ट करने का केजरीवाल जी का? और आखिरी बात जो आप फ्री की बोल रहे हैं, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विधानसभा डोईवाला में जगह जगह साइकिल फ्री बांट रहे हैं, सिलाई मशीन फ्री बांट रहे हैं, कम्बल फ्री बांट रहे हैं। भैया आप तो फ्री कार्ड डाल रहे हो लोगों को, आप तो स्वाभिमानी बनाओ, आप निर्भर बनाओ। ये कम्बल क्यों बांट रहे हो, सिलाई मशीन क्यों बांट रहे हो, और साइकिल चलाता कौन है आज? आप साइकिल बांट रहे हो। और सुनिए ये साइकिलें बांट के इसके पीछे ये बस भ्रष्टाचार करना है। अब भाई ये बांटे फ्री तो जनता को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ये वैक्सीन लगाएंगे तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ये 3 किलो 4 किलो आटा को गेहूं में देंगे, चावल देंगे 5 किलो, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अब केजरीवाल जी दे दें, इनके पेट में दर्द हो जाएगा कि भैया ये तो फ्री कर रहा है। अरे भैया जनता के पैसे से जो टैक्स आता है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट हम जनता को दे रहे हैं। इनके पेट में दर्द इसलिए भी है कि जो ये भ्रष्टाचार का पैसा इनकी जेब में जाता था ना अब तक, ये दिल्ली में बंद हो गया और उत्तराखंड बंद होने वाला है। जो ये मंदिरों में डोनेशन देते हैं ना, पल्लवी जी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा, ये गुरुद्वारे और मंदिर में जो डोनेट करते हैं ना पैसा सरकार का, उसमें भी 30% कमीशन मांगते हैं।
कि भैया 30%, जैसे मान लिया 5 लाख रुपए का आज ही हम गुरुद्वारे में देंगे, और कहते हैं लाओ पहले 30% कमीशन दो कैश और चेक ले जाओ। ये सच्चाई है। आप अपने रिपोर्टरों से भेज करके कहीं भी पूछ लीजिएगा, किसी जहां मंदिर में दान किया हो भाजपा कांग्रेस ने, 30% कमीशन खाते हैं मंदिर में दान की भी है। ये क्या बात करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लूट लो लूट लो लूट लो, और जनता को हम देंगे तो हम बहुत बेकार हो गए। हम तो देंगे, हम तो विधायक मंत्रियों को मिलने वाली हर सुविधा जनता को देंगे। आपके जितना पेट में दर्द होना है होता रहे। चलिए सुरेंद्र कुमार जी, पुष्कर सिंह धामी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए वो कोई ऐसा नाम नहीं रहे कि पहचान की मोहताज हो। देखो वो लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, तो ऐसा माना जाता है कि राज्य के जो छात्र हैं उनके बीच में उनकी अच्छी खासी पहचान है, और एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में अभी वो पहली पसंद बने हुए हैं। देखिए, लाखों युवा सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जिसको आप साबित करने में लगी हैं, उन्होंने तो अभी तक मुंह नहीं खोला रोजगार कैसे देंगे। आपने अब ये भी आरोप लगा दिया कि मैं सीएम धामी को साबित करने में लगी हूँ। कसीदे पढ़ लूं हरीश रावत के? हाँ जी सर, आप मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ या मैंने सदस्यता ग्रहण कर ली है? अब आपने कहा कि युवा है, बड़े लोकप्रिय हैं, तो मैं कैसे मानूं? तो जो सच्चाई है वो तो माननी पड़ेगी ना। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो बुजुर्ग हैं, युवा हैं तो हैं। मेरी छोटी बहन हुआ सर, बहुत छोटी हूँ मैं आपसे, इसलिए ये तो मैं खुद मान रही हूँ सर। देखिए, गांधी पार्क में जाकर देखिए, गेट पर कितने लाखों हजारों लोग बैठे हैं, लाखों लोग। उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। पीआरडी जवान कल ही मोर्चा निकाल रहे थे सर, हमें उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। पीआरडी जवान कल ही मोर्चा निकाल रहे थे। घुमाइए, चारों तरफ कैमरा घुमा हुआ है। आप मेरी बात सुनेंगे तब तो आप समझ पाएंगे। मैं कह रही हूँ कि हमें इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के थोड़े से ही पास में हमने कल पीआरडी जवानों को भी देखा हुआ है मोर्चा निकालते हुए, तो मैं तो इतना दूर भी नहीं जा रही हूँ। मैं बस लोकप्रियता के बारे में बात कर रही थी। लोकप्रियता होती तो लोग खनन प्रेमी क्यों कहते? ये हमने ही नहीं कहा, मुख्यमंत्री के ओवैसी ने चिट्ठी लिखी थी खनन की गाड़ियां छोड़ने के लिए। ये हमने नहीं कहा, एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि कोटद्वार में फलाना अधिकारी जो है वो अवैध खनन में लिप्त है। ये हमने नहीं कहा, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि जो खनन नीति है वो खनन माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए। ये हमने नहीं कहा, ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि केंद्र सरकार जो है वो उत्तराखंड की उपेक्षा कर रही है। अरे हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उंगली उठाएं सरकार की गलत नीतियों पर। उनके कार्यक्रमों में यदि कहीं कमी है उनको इंगित करें। हमारी ये जिम्मेदारी है, लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी जनता ने भी दी है। और आप चौथा स्तंभ है, आप भी हमसे यही अपेक्षा करेंगे कि हम सरकार की जहां कमियां हो वहां उंगली उठाएं, और आपकी हमारी समान जिम्मेदारी है इस पर। सीमा डोरा जी, युवा नेता के रूप में अच्छी खासी छवि बनी हुई है सीएम धामी की, लेकिन जो बात अभी सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से कही गई, दूसरा हमने कल पीआरडी जवानों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी देखी, ये जो तमाम घटनाएं इस समय चल रही हैं, क्या वो उनकी छवि को धूमिल कर देगी आने वाले समय में? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इतना सारा हमने विकास की तरफ काम किया है और लोगों के करा, जैसे आप आंगनवाड़ियों की देख लीजिए, डबल पेंशन कर दी वृद्धा लोगों को भी दोनों को, वन मैन वन पेंशन, ये सब कर दिया हमने। तो बहुत सारी चीजें हमने करी है, लेकिन कुछ जब इतना कुछ करो तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। लेकिन वो भी आश्वासित करती हूँ यहाँ बैठ के कि वो भी सब कुछ पूरा होगा। जो जो वचन दिए गए हैं, जो जो घोषणाएं की गई, वो हर घोषणा पूरी होगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका था और बहुत कमियां थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो था, उत्तराखंड आज भी इतना ज्यादा दूरियों पे है, कितना डिस्टेंसेस है वहां पे लोगों के घरों में। आप इंटीरियर में जाके देखिए कितना डिफिकल्ट है, वहां की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। मैं जब कमीशन में थी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में थी, वहां से जब हमने सर्वे करते थे, हम लोग जब पहाड़ों में जाते थे तो कितनी दूर पे मैंने देखा महिलाओं को एक बाल्टी लेकर या एक प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं घी वाले, वो लेकर कितनी दूर तक वो पानी की तलाश में जाती थी। तो मैंने कई बार रुक के उनसे पूछा भी आपके यहाँ पानी नहीं है, लेकिन आज हमने हर घर जल की जो योजना बनाई है उसमें हमने
विद इन 6 मंथ हर घर में जल होगा, क्योंकि अब तक हमने कितने लोगों को जल दे चुके हैं ऑलरेडी, कितने गांव को हम जोड़ चुके हैं बिजली से भी और पानी से भी। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें समय लगता है। जब इतना ज्यादा परेशानियां हो तो धीरे धीरे ही समय लगता है, और लेकिन होगा जरूर, ये तय है। चलिए राजू मौर्य जी, आप बड़े अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे थे सर जब बात कर रही थी सीमा डोरा जी। आपको बड़ी अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या कह गई सीमा डोरा जी, लेकिन एक बात तो सही है ना कि जब 2 पार्टियां लगातार उत्तराखंड में रही हैं, ऐसे में आपकी एंट्री किस तरीके से संभव है? कर्नल अजय कोठियाल के दम पर क्या आप वाकई में उत्तराखंड की जनता को लुभा लेंगे? देखिए, हम कर्नल अजय कोठियाल जी हमारे नेता हैं उत्तराखंड के। हम अपने केजरीवाल जी की सरकार में जो हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किए हैं, हम उन कामों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हम सीमा जी कह रही हैं हमने विकास किया है, आर्य जी भी कह रहे हैं हमने विकास किया है। ठीक है, आप मानते हैं आपने विकास किया है, धरातल में नजर नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, ये आपका कहना है। कि राजधानी की बात करता हूँ, मेरी बहन कह रही है हमने खूब पानी पिलाया है। केशवपुरी और एक बस्ती दूसरी है शिवपुरी और केशवपुरी में ना पानी नहीं आता मैडम, पानी नहीं है, टोटी नहीं है नलके की। अब ये कह रहे हैं शिवपुरी कॉलोनी में जाएंगे ना, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं देते, कहते हैं आप राजधानी में तो पूरी तरह पानी दे नहीं पा रहे हैं ये लोग, और ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हमने विकास किया। ठीक है, अगर दोनों पार्टियों ने विकास किया है तो आम आदमी पार्टी की जरूरत क्या? लेकिन अगर उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं आज भी अभाव है और भाजपा और कांग्रेस कहती है कि हमने विकास किया है और वोट दीजिए, इससे आज दुर्भाग्य और शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। पूरे उत्तराखंड अपने बेरोजगारी अपने चरम पर है। देखिए, पढ़ा तो हमने लिया अपनी जमीनें बेच के अपने बच्चों को पढ़ा लिया, कोशिश करवा ली, लेकिन उनके लिए उत्तराखंड में नौकरी नहीं है। डबल MA BS किए बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी में तरस रहे हैं, कई प्राइवेट नौकरी मिल जाए 10,000 रुपए। और ये मैं जमीनी बात करता हूँ। देखिए, हवाई बात करना बहुत आसान होता है, जमीनी बात करना बहुत मुश्किल होता है। जमीन पर अगर आप जाएंगे, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखते होंगे कितनी समस्याएं हैं जमीन पर। पहाड़ों की बात करते हैं, मेरी बहन कह रही है मैं दायित्व पर रही, और आपको दायित्व रहा, तब भी इसके बावजूद भी इस समय भी रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या कार्यकाल आपका रहा, आपको जमीनी तौर से पहाड़ों पर काम करना चाहिए था, उन क्षेत्रों में काम करना चाहिए था जहाँ पर आज भी समस्याएं हैं। गंगा हमारे यहाँ से निकलती है और आज भी हमारे पहाड़ के गांव प्यासे हैं। अगर शराब की फैक्ट्री के लिए गंगा का पानी ले जाया जा सकता है तो गांव तक ही पानी पहुंचाया जा सकता है। इस पे हमें काम करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहले विकल्प के रूप में आ रही है। अगर आप इन नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आप कॉमन आदमी से बात कीजिए उत्तराखंड के, वो कह रहा है नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है, एक मौका केजरीवाल का बनता है। हम तो जनता से कह रहे हैं आपने बीजेपी को मौका दिया, अगर वो सेटिस्फाइड है तो उनको वोट दीजिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, अगर सेटिस्फाइड है तो उनको वोट दीजिए। और अगर इन दोनों ने अब काम नहीं किया है तो एक मौका हमारा बनता है, आप हमें एक मौका दीजिए, निर्णय जनता करेगी। सीमा डोरा जी, हर घर जल नल योजना की आप अभी बात कर रही थी, इस बात के लिए मैं राजू मौर्य जी से बिल्कुल सहमत हूँ। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नलों से पानी नहीं आ रहा है, इस योजना की वजह से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, वहाँ लोग अभी भी पानी के लिए परेशान हैं। मैंने कहा कि बहुत कुछ 75% हो चुका है, 25% बचा है, वो भी हो जाएगा नेक्स्ट 6 महीनों में। ये बात हमने कमिट कर चुके थे, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत करिए और काफी कुछ हो गया। आप ये तो सोचिए ना, मैंने कहा जब इतनी प्रॉब्लम्स होती है तो समय तो लगता है। एकदम ये कोई जिन तो नहीं है ना कि उसको घिसा और ये मान रही हैं हम आपकी बातों से ये समझ लें कि जब केंद्र में मोदी सरकार आई तब से उत्तराखंड में विकास शुरू हुआ है, क्योंकि तब से आपकी डबल इंजन की सरकार रही। उससे पहले उत्तराखंड में जितनी भी बार आप सत्ता पर रहे, कोई विकास नहीं कर पाए आप भी। नहीं, क्यों नहीं, हमने पहले भी करा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करा कभी। कांग्रेस के सेंटर से जो आता भी था, या तो ये ले नहीं पाते थे, या ये यूज नहीं करते थे उसको, या यूज करते थे तो हार्डली 20-40% यूज करते थे, बाकी कहाँ जाता था पता नहीं। लेकिन आज तो बहुत ही क्लियर पिक्चर होती है, स्टेट से जो सेंटर से आता है सीधे सीधे आता है, और अगर लाभार्थी को मिलना होता है तो सीधे उसके अकाउंट में जाता है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। जनधन योजना सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि मोदी जी क्यों अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसे आ गए।
तो इस तरीके से किसानों के अकाउंट्स में पैसे आ गए। तो ये सब चीजें तो काम आ रही थी ना, ये सब दूरदर्शिता कहते हैं इसको, कि वो एक प्रधानमंत्री बैठे बैठे उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं अकाउंट्स खोल दूं और लोगों के किस काम आ जाएगा। आयुष्मान पे आप कभी नकार सकते हैं कि आयुष्मान के किसी को फल नहीं मिल रहा, 5-5 लाख का लोगों ने ट्रीटमेंट करा लिया। तो विकास तो देखिए हुआ है, लेकिन इस चीज को मत कहिए कि नहीं हुआ, बीजेपी ने कुछ करा नहीं है, हमने सब कुछ कर दिया। दिल्ली में आपने दिल्ली में कराया, आपने थोड़े बहुत स्कूल ठीक कर दिया, और आप लोगों ने दिल्ली में बिजली फ्री दिया। उस बिजली फ्री को मत कुछ कहिए, लेकिन लोगों को जो देना चाहिए था, जब वो बुरे वक्त से गुजर रहे थे, जब वो कोरोना से गुजर रहे थे, उस समय ना आप लोग उनको दवाइयां दे सके, ना उन लोगों को आप भोजन दे सके, ना उन लोगों को राशन दे सके, आप उन लोगों को कुछ नहीं दे सके। और जब हमने उनको दिया तो कहते आपने राशन क्यों फ्री दिया? अरे भूखे को राशन दिया जाता है, भूखे को, और कंबल ठंड में टूटते हुए को कंबल दिया जाता है। ऑनलाइन डिलीवरी वो करा रहे थे, वो तो आपने बंद कर दी थी। डोर टू डोर वितरण जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कराना चाह रही थी, वो किसने रोक लगाई थी उस पर? दिल्ली करा रहे थे ये लोग, कुछ करते कहा थे ये लोग? इन्होंने कभी लंगर लगाए? इन्होंने तो लोगों को भगा दिया था उठा के। अच्छा, सुरेंद्र कुमार जी, आपका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, देखिए कुछ ऐसी परियोजनाएं रही, देखिए एक तो 4 धाम को लेकर जो लगातार कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, देवस्थानम बोर्ड को लेकर, माफ कीजिएगा, उस बोर्ड को भंग करने से साधु संतों की नाराजगी दूर हुई है, क्या आप ये बात मानते हैं? ऑल वेदर रोड का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देहरादून से दिल्ली की दूरी कम हो गई, इसको लेकर क्या राय है? ये जो तमाम उपलब्धियां हैं वो किसके खाते में जाएंगी? लेने के लिए ही जाना जाएगा, और जितने निर्णय लिए हैं अब तो मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के निर्णय बदल रहे हैं। रोड मुख्यमंत्री भी साबित हुए हैं, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री भी साबित हुए हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री जो 4.5 वर्ष से सरकार में रहे और जो 18 मार्च को अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रहे थे, उन्हें जश्न मनाने से पहले ही रोक दिया। तो काहे की उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की? अरे 3 मुख्यमंत्री आप बदल रहे हैं, और मुख्यमंत्री को ये नहीं बता रहे कि क्यों बदला, जनता को नहीं बता रहे। मुख्यमंत्री जिसको हटाया वो सार्वजनिक रूप से पूछ रहा है, भाई मुझे ही नहीं पता कैसे हटाया, क्यों हटाया। ये सब चीजें सामने है, तमाम असफलताएं हैं। इन असफलताओं को जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता जुमलेबाजी को देख देख कर थक गई। प्रधानमंत्री मोदी जी 5 या 6 बार आ गए, डबल इंजन का रोना फिर रो गए, जुमलेबाजी फिर कर गए, चुनावी घोषणाएं फिर कर गए। इस राज्य को केंद्र सरकार से मिला कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपसे ये निवेदन किया था कि 3 मुख्यमंत्री जो ज्ञापन देकर आए, उन ज्ञापन पे आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये सब जानते हैं। महंगाई से जनता पीड़ित, महंगाई के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे के दौरान एक नहीं बोला, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोला, विकास की जो चौपट होती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर एक शब्द नहीं बोला। ये तमाम बिंदु हैं जो भाजपा जैसे जिम्मेदार नेताओं को जो सरकार में बैठे हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से। चलिए सर, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आप, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के सामने ला रहे हैं, जनता के सामने तमाम कमियों और खामियों को गिना रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में आप सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में इस समय चुनावी मौसम साफ तौर पर नजर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और इस बीच तीनों ही यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने कार्यक्रम चला रही है और जनता को लोक लुभावने वादे और दावे इस समय दिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस चुनावी बयार में कौन जीतता है और कौन हारता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।